सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर गणित विषय जो आपका राजन सीरीज आता है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से दिए रहते हैं। उन सभी प्रश्नों को आपको मैं डिस्कस कर रहा हूं कि कैसे सॉल्व होंगे, और आपसे मैंने कहा है कि पहले खुद से आप सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास किया करिए। तो चलिए, अब हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रश्न संख्या 54 तक देख लिया था, 3 क्लासेस हुई हैं। अब यह आपकी लास्ट क्लास है, इसमें सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इससे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न भी मैंने करा दिए हैं और सेकंड सेमेस्टर का पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज मैंने पढ़ाया हुआ है। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैथ के सामने का लिंक क्लिक करिएगा, आपको सभी वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से सभी आपको पूरा सेकेंड सेमेस्टर डीएलएड का पूरा सिलेबस पढ़ाया गया है। हर एक विषय का, सभी विषयों का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सभी विषयों को आप पढ़िए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। अब हम आज की क्लास में आगे बढ़ेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 54 तक कर लिया था, अब 55 से हम लोग देखेंगे धन पूर्णांक किसे कहते हैं। मतलब यह पूछना चाह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर, या हिंदी में हम कहें धन पूर्णांक किसे कहते हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, नेचुरल नंबर्स, वह धन पूर्णांक होती हैं। पूर्णांक इंटीजर का मतलब होता है वह संख्या जिसका डेसिमल पार्ट 0, जैसे 2.3 अगर लिखा हुआ है तो इसमें देखिए डेसिमल 2 के बाद 3 है, तो ये एक पूर्णांक नहीं है। अगर यहीं पे 2.0 लिखा होता है, यानी कि 2 भी से लिख सकते हैं, तो 2 क्या है, एक पूर्णांक है, इंटीजर है। और इसी तरीके से 4/3 लिखा हो तो ये भी पूर्णांक नहीं है, ठीक है। और यहीं पे अगर लिखा हो 8/4, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2, तो 2 क्या है, पूर्णांक है। तो वे संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं हो गई सीधे सीधे 1, 2, 3, 4, 5, जो धनात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक पूर्णांक में क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसके बाद देखिए ऋण पूर्णांक किन्हें कहते हैं। तो सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, सभी प्राकृतिक संख्याओं के आगे अगर हम ऋण लगा दें तो हमको क्या मिलेंगे, हमको ऋणात्मक संख्याएं मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं मिल जाएंगी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 57, 9x² - 64 के गुणनखंड कीजिए। अब दो पद यहाँ लिखे हुए हैं, दोनों पद आपस में घट रहे हैं, इनका गुणनखंड रूप हमको लिखना है। तो देखिए 9x² कितना लिखा जा सकता है, 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 9 को 3 का स्क्वायर और x स्क्वायर तो है ही, तो पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। फिर -64 की जगह लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। अब देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है a² - b² का, ये होता है एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b। तो वही यहाँ पे हो जाएगा, a की जगह है 3x, b की जगह है 8, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x - 8 और दूसरे ब्रैकेट में 3x - 8। यही इसका गुणनखंड हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 58 है, त्रिभुजों की सर्वांग समता की क्या शर्तें हैं। दो त्रिभुज आपस में कब सर्वांग सम होंगे, यह आपसे पूछा जा रहा है। क्या शर्तें हैं कि दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो। तो देखिए दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं जब एक कोण, दोनों त्रिभुज में एक कोण, एक भुजा और कोई दूसरा कोण आपस में बराबर होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कि दोनों त्रिभुज जो हैं आपस में सर्वांग सम है। और इसी तरीके से फिर भुजा कोण भुजा, कोई एक भुजा और कोई एक कोण और कोई फिर एक भुजा अगर आपस में समान होते हैं, तो उसे फिर हम लोग दोनों त्रिभुजों पे, इस आधार पे भी हम क्या कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। और एक तरीका जो होता है वह तीनों भुजाएं, तीनों संगत भुजाएं जो हैं, वह अगर त्रिभुजों की, जैसे ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और ये जो भुजा है वह इसके बराबर अगर हो, संगत भुजाएं, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। तो ये 3 नियम याद रखिएगा, इन्हीं तीनों के आधार पे आप इन्हीं दो त्रिभुजों को सर्वांग सम कह सकते हैं।
अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 59 है। पूर्ण संख्या 6, 9, 11 लेकर गुणा के साहचर्य नियम की पुष्टि करिए। अब साहचर्य नियम कब होता है? साहचर्य नियम जब होता है जब दो से अधिक संख्याएं हो और उनपे कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो। तो यहाँ पे गुणा पे साहचर्य नियम लगता है, यह हम जानते हैं। और इसको प्रूफ कैसे करेंगे? देखिए, तीन संख्याएं यहाँ पे दी गई हैं, 6, 9 और 11। तो इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, 6 गुणे 9 गुणे 11, ये हो गया। अब इसका जो रिजल्ट आता है, इसका रिजल्ट आप गुणा करेंगे तो आपको गुणा दो तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे गुणा दो तरीके से करेंगे, या तो पहले इन दोनों का गुणा होगा 6 गुणे 9, या फिर पहले 9 गुणे 11 होगा। ठीक, तो अगर इन दोनों से ही आपको सेम रिजल्ट मिलता है तो साहचर्य का नियम फॉलो होता है। तो वही हम दो तरीके से यहाँ पे कर लेंगे। 6 गुणे 9 मान लेते हैं हमने पहले कर लिया, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आया 6 9 54 और गुणे 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 11 चौक 44, हासिल लगा 4, 55 और 4 59, 594, ये आ गया। अब यहीं पे 6 गुणे 9 गुणे 11 लिखा था। अब हमने पहले क्या किया? 9 और 11 का आपस में गुणा कर लिया। तो देखिए 6 गुणे और 11 9 99, तो फिर गुणा करेंगे तो फिर आ जाएगा 594। यानी कि दोनों रूप से हम गुणा कर रहे हैं तो हमको रिजल्ट सेम ही मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे साहचर्य नियम की पुष्टि हो रही कि यहाँ पे साहचर्य नियम लगता है। ठीक है, तो यही अतः गुणा के साहचर्य नियम की पुष्टि होती है, लिख दीजिएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 60 है। यदि समचतुर्भुज के विकर्ण 26 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 और विकर्णों का गुणनफल, यानी कि 1/2 और गुणे अगर विकर्ण D1 और D2 हैं तो इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है 1/2 D1 इंटू D2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। अब यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। देखिए, पहले विकर्ण की लंबाई 26 है, दूसरे की 12 है, तो ये हो जाएगा 1/2, 26 गुणे 12, 2 से आप काट दीजिए 26 को, 13 बार में कट जाएगा, फिर 13 दूनी 26 के 6, हासिल लगा 2, और 13 का नाम 13 और 2 15, तो ये आ जाएगा 1556 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से आप समचतुर्भुज का यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 61 है। एक घन की कोर 14 सेमी, तो उसका आयतन ज्ञात करो। अब यहाँ पे घन है, क्यूब है, क्यूब का आयतन आपसे पूछ रहा है, और कोर मतलब कि आपको भुजा दिया गया है। आपको ए दिया गया है 14 और v कितना होता है? भुजा का क्यूब, ए क्यूब, यानी कि 14 का क्यूब आपको निकालना है। ये आता है 2744, और सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब में आपका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 62। आयत किसे कहते हैं? इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो आयत एक चार भुजाओं की आकृति है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा इसके प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक, ये परिभाषा लिख सकते हैं आप, या लिख सकते हैं आप कि आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण समकोण होते हैं। ये भी आपका सही परिभाषा रहेगा। इसके बाद देखिए, आयत का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिफाइन कर दिया आप। इसके बाद आपसे देखिए पूछा जा रहा है वर्ग क्या है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या सूत्र है। तो चार भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसके चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण का हो, वर्ग कहलाता है। वर्ग का यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, यानी कि ए स्क्वायर, और परिमाप अगर आपसे पूछता है तो परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, यानी कि 4a। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 64। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो देखिए, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का एरिया निकालने का। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 65।
अवर्गीकृत आंकड़े क्या हैं? तो अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं? जैसा कि नाम में है अवर्गीकृत, जिसे किसी वर्ग में ना बांटा गया हो, जिसे किसी विशेष आधार पे व्यवस्थित ना किया गया हो। तो ऐसे अव्यवस्थित आंकड़े जिनको देखकर तुरंत कोई निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होता है, अवर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आप ये समझिए कि जब आपको याद होगा पहली बार आपने 10th का रिजल्ट देखा होगा, तो तुरंत रिजल्ट देखते हुए ही आपको ये तो नहीं पता चल गया होगा कि आप कितना परसेंट आपको मिला है, ठीक? तो वहां से आपने तुरंत उन आंकड़ों को देखकर आप निष्कर्ष नहीं निकाल पाए, तो वो क्या है? अवर्गीकृत अव्यवस्थित आंकड़े हैं। या अभी आपको आपके क्लास में जितने बच्चे हैं सभी बच्चों का रिजल्ट दे दिया जाए, तो आप वह क्या होगा? एक अवर्गीकृत आंकड़ा होगा। जब तक आप सभी के रिजल्ट से एक औसत ना निकाल लो कि सभी ने, मान लेते हैं औसत 73% स्कोर किया है, पूरे क्लास का ये औसत है, तो इस तरीके से ये निष्कर्ष आपने निकाल लिया। और जब तक आपने निष्कर्ष नहीं निकाला, जब तक केवल आपके पास कुछ आंकड़े ऐसे ही थे, तो वो अव्यवस्थित आंकड़े होते हैं। इसके बाद देखिए, अब क्रम में भी अगर आप लगा देते हैं, जैसे 1 2 3 4, फिर उसके बाद 10 15, ये सब क्या है? एक क्रम में लिखे हुए हैं, बढ़ते हुए क्रम में। अभी यहीं पे 16 11 25 10 इस तरीके के आंकड़े लिखे हों, तो ये क्या कहलाएंगे? अव्यवस्थित आंकड़े। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 66, वर्ग अंतराल किसे कहते हैं? तो वे समूह जिनके द्वारा आंकड़ों को विभक्त किया जाता है वर्ग अंतराल कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। अब आपको पता है कि जहां पे आंकड़े बहुत सारे होते हैं और हमको सभी आंकड़ों को व्यवस्थित ढंग से करना होता है, वहां पे हम क्या करते हैं? वर्ग अंतराल ले लेते हैं। वर्ग अंतराल के अनुसार देखते हैं कि उस वर्ग अंतराल में कितनी संख्याएं आ रही हैं, ठीक है? तो एक समूह बना लेते हैं, जोड़ा बना देते हैं, ठीक है? जैसे अभी आपके पास बहुत सारा काम हो, एक मान लेते हैं कोई बड़ा इवेंट आपको ऑर्गेनाइज कराना है, तो हर एक चीज के लिए आप अलग ग्रुप बना दोगे कि आप स्टेज का काम देख लोगे, आप खाने पीने का एक ग्रुप हो जाएगा जो काम देख लेगा, एक ग्रुप हो जाएगा जो पार्किंग की व्यवस्था देख लेगा, इस तरीके से एक ग्रुप होगा जो पूरा अरेंजमेंट डेकोरेशन देख लेगा। ये सारी चीजें हो जाएंगी और एक ग्रुप पूरा लोगों को अटेंड करेगा। तो इस तरीके से ये इवेंट की तरह है कि जैसे बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत सारे आंकड़े हैं, तो ग्रुपों में बांट दिया, उसके बाद हमने उसका निष्कर्ष निकालने का कोशिश किया। कुल बात यही है कि आंकड़ों से हम क्या करना चाहते हैं? निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, ठीक? इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 67, बारंबारता क्या है? तो दिए गए आंकड़ों में आने वाले प्रत्येक आंकड़े की कुल संख्या उस आंकड़े की बारंबारता कहलाती है। किसी दिए हुए आंकड़े में कोई एक संख्या, कोई आंकड़ा उस दिए गए आंकड़ों में कितनी बार आया है, यह उसकी बारंबारता को दिखाता है। बारंबारता वह दिखाता है कि वह आंकड़ा दिए गए आंकड़ों में कितनी बार आया है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 65, रेखीय समीकरण क्या है? तो ऐसा समानता सूचक कथन जिसमें प्रयुक्त चर की घात 1 हो रेखीय समीकरण कहलाता है। अब समानता सूचक कथन मतलब ये इसके बराबर है, ये उसके बराबर है, ये कथन क्या होते हैं? समानता सूचक कथन होते हैं, ठीक? और इसमें अगर जो चर है, जो वेरिएबल है, उसकी घात अगर 1 है, उसकी अधिक से अधिक घात अगर 1 है, तो अगर कहीं पे घात बोला जा रहा है, ठीक है, कहीं पे किसी चर की घात, किसी भी व्यंजक, कोई व्यंजक दिया गया है, व्यंजक की घात की बात हो रही है, तो सबसे बड़ी ही घात की बात होती है। तो उसका जो अगर घात बोला जाए किसी बीजीय व्यंजक का, तो उसकी सबसे बड़ी घात की बात होती है। और यहाँ घात 1 हो, मतलब कि सबसे बड़ी घात अगर 1 हो, तो वह क्या कहलाएगा? रेखीय समीकरण। जैसे कि x धन y बराबर 7 और x धन 1 बराबर 5, ये क्या है? रेखीय समीकरण है। इसमें समानता सूचक चिन्ह बराबर का प्रयोग हुआ है। अब इसके आगे देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 69,
अभाज्य संख्याएं क्या हैं? तो वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से पूरी पूरी विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3, 7, 11, 13 ये सभी संख्याएं क्या हैं? ये सभी संख्याएं या तो खुद से कटेंगी या फिर एक से कटेंगी, ठीक है। बाकी भाज्य संख्याएं जैसे 4 है, ये एक से कटेगा, खुद से कटेगा और 2 से भी कट रहा है, तो क्या है? ये भाज्य संख्या। इसके बाद देखिए भाज्य संख्याएं क्या है? तो ऐसी संख्याएं जो एक से ही नहीं स्वयं व अन्य संख्याओं से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाए भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्याओं में इन्होंने 2 को नहीं रखा है, भाज्य में रखा है, ये यहाँ पे गलती हुई है। 2 जो है वह अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो 4, 6, 8 आदि क्या होंगे? 10, 12, 14 ये सभी क्या होंगी? ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71, समापवर्त्य क्या होता है? तो अपवर्त्य आपको पता है कि अब अपवर्त्य दोस्तों आपको पता है अपवर्त्य क्या होते हैं, जिसे इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं, ठीक है। किसी संख्या के अपवर्त्य अगर आपको निकालना हो, जैसे 4 का अपवर्त्य निकालना हो तो 4 में प्राकृतिक संख्याओं का गुणा कर दीजिए। 4 में 1 का गुणा होगा 4 आएगा, 2 का गुणा होगा 8 आएगा, फिर 3 का गुणा होगा 12, 16, 20, इस तरीके से ये क्या है? 4 के अपवर्त्य हैं, 4 के मल्टीपल हैं। अब जहां पे समापवर्त्य लग गया वहां पे 2 संख्याओं के अपवर्त्यों में जो कॉमन होगा, जैसे 4 के अपवर्त्य ये हैं और 8 के अपवर्त्य लिखा जाए तो 8, 16, 24, 32। अब देखिए 8 4 में भी आ रहा है और 8 में भी आ रहा है, 16 4 में भी आ रहा है और 8 में भी आ रहा है, तो 8 और 16 क्या कहलाएंगे? समापवर्त्य कहलाएंगे। इसी तरीके से आपको 24 भी मिलेगा, 32 भी मिलेगा, ये सभी क्या है? 4 और 8 के समापवर्त्य हैं। तो वह संख्या अथवा व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं तथा व्यंजकों में प्रत्येक द्वारा पूर्णतया विभाजित हो जाता है, दी गई संख्याओं तथा व्यंजकों का समापवर्त्य कहलाता है। जैसे 8 4 से भी पूरा विभाजित हो रहा है और 8 से भी पूरा विभाजित हो रहा है, यानी कि 4 और 8 का समापवर्त्य 8 है। इसी तरीके से 16 भी क्या है? 4 और 8 का समापवर्त्य है। इसी तरीके से 24, 32 ये सभी क्या हैं? समापवर्त्य हैं 4 और 8 के, ठीक है। तो समापवर्त्य की जहां बात होगी वहां 2 संख्याओं या 2 से अधिक संख्याओं के अपवर्त्यों में जो कॉमन होगा, जो सब में होगा, उसकी बात होगी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72, सजातीय व्यंजक किन्हें कहते हैं? तो एक ऐसा बहुपद व्यंजक जिसमें केवल एक चर x हो सजातीय व्यंजक कहलाता है। ऐसे बहुपद व्यंजक में दूसरा चर नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे सजातीय व्यंजक की परिभाषा दी गई है और मैं कहीं और देखता हूँ तो ये परिभाषा तो मिलती नहीं है, आप भी खोजिएगा। लेकिन इस परिभाषा के अनुसार अगर ये परिभाषा सही है, जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा व्यंजक, बीजीय व्यंजक ऐसा जिसमें केवल एक चर आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सजातीय व्यंजक कह देते हैं उनको। तो उसके अनुसार देखिए 3x² + 2x - 6 = 0, इस परिभाषा के अनुसार ये क्या है? एक सजातीय व्यंजक है। और इसी तरीके से विजातीय व्यंजक में क्या होता है कि एक से एक ऐसे बहुपदीय व्यंजक जिसमें अलग अलग चर होते हैं विजातीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे 3x + 2 तथा 3y + 4 ये विजातीय व्यंजक हैं। ये दोनों परिभाषाएं आप खुद से ढूंढ के देखिएगा, अगर परीक्षा में आता है तो आप लिख ही सकते हैं। और यहाँ पे एक प्रश्न और था बहुविकल्पीय में। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 64 है, x² + 2y + 3 कैसा व्यंजक है? यह प्रश्न पूछा था बहुविकल्पीय में। तो यहाँ पे पदों को तो मैंने आपको बताया था कि पद तो होते हैं सजातीय विजातीय, लेकिन जो एक व्यंजक, एक बीजीय व्यंजक की अगर बात करें तो यहाँ पे जो परिभाषा दिया है उसके अनुसार यहाँ पे देखिए 2 चर आ रहे हैं, तो ये कैसा होगा? विजातीय होगा। और प्रश्न संख्या 65 की अगर बात करें तो इसमें केवल एक चर y आ रहा है, ये सजातीय होगा, ठीक है। तो इन परिभाषा को अगर आप सही मान रहे हैं तो इसके अनुसार ये सही होगा, ठीक है। बाकी और कहीं अगर आपको यह किसी किताब में परिभाषा मिलती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे, इन जो परिभाषा दी गई है इससे आगे बढ़ेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 74 है, सर्वसमीका क्या है?
चर राशि में ऐसा जिसमें दोनों पक्ष बराबर हो सर्वसमिका संबंध कहलाता है। अब देखिए सर्वसमिका क्या होती है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा, ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a और b यहाँ पे क्या है, चर है, तो a और b का कोई भी मान आप रख दोगे, तो जैसे a का मान हमने 2 रखा और b का मान 3 रखा, तो 2 धन 3 का स्क्वायर बराबर होगा, a का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 धन 3 यानी कि कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, और इधर देखिए 4 और 2 दूनी 4, 4 त्रिक 12, 12 और धन 9, अब 25 बराबर क्या आएगा, 16 धन 9 कितना हो जाएगा इधर 25, यानी कि दोनों पक्ष का मान जो है वह बराबर आ रहा है। अब a और b का कोई भी मान आप रखेंगे, अब यहीं पे अगर a बराबर 1 रखिए और b बराबर 4 रखिए तो भी क्या आएगा, 25 बराबर 25 आपको मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से a का कोई और मान रख लीजिए 2 और b का रख लीजिए 10, तो भी आपको क्या मिलेगा, 144 दोनों पक्ष में मिलेगा। यानी कि चर राशि में जिनको दोनों पक्ष बराबर हों, चर राशि के हर एक मान के लिए जिसमें जिस बीजीय व्यंजक में दोनों पक्ष बराबर हों उसको हम क्या कहते हैं, सर्वसमिका कहते हैं। ठीक है, तो जितनी भी ये फॉर्मूले होते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सभी फॉर्मूले क्या होते हैं, सर्वसमिकाएं होती हैं। ठीक है, और सर्वसमिका आपने त्रिकोणमिति में भी पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए उदाहरण जो दिया गया है वह उदाहरण में ने 3x धन 5 लिखा है और इधर 5x माइनस 2x धन 5 इनको लिखना था, यहाँ पे x इन्होंने छोड़ दिया है, ये सही कर लीजिएगा आप। अब इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 75 है, AB प्लस AC प्लस AD के गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सभी में A आ रहा है, तो A सभी में से बाहर निकाल लीजिए, AB की जगह क्या बचेगा B, और धन AC की जगह क्या बचेगा धन C, और AD की जगह क्या बचेगा D बचेगा। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये A इंटू ब्रैकेट में B प्लस C प्लस D हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप आसानी से इसको गुणनखंड कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न संख्या 76, x धन 1 बराबर 2, तो हल कीजिए। x धन 1 बराबर 2 लिखा है, तो धन 2 को बराबर के उधर भेजेंगे तो 2 में से 1 घट जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा, इधर आके x बराबर 1 आ जाएगा, यही x का मान हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न कह रहा है 77 नंबर, 5/9 और ऋण 3/9 को जोड़िए। तो जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए 5/9 लिखेंगे, धन ऋण 13/9 लिखेंगे। अब देखिए धन और ऋण क्या हो जाता है, ऋण हो जाता है, और हर समान है तो सीधे सीधे 9 लिख दीजिए और यहाँ हो जाएगा 5 ऋण 13, और ये बराबर आ जाएगा ऋण 8/9, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला 7/11 और 3/11 को जोड़िए। तो जो 7/11 लिखा है इसको हम लोग लिख सकते हैं ऋण 7/11। देखिए अगर हर में ऋण है और अंश में धन है तो उसी ऋण को हम चाहे तो अंश में भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए 7/11 है तो -1 और -1 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो नीचे धन 11 हो जाएगा, ऊपर ऋण 7 हो जाएगा। तो सीधे सीधे ये अंडरस्टूड होता है, कहीं लिखा नहीं जाता है, मैंने आपको बता दिया कहीं किसी को कंफ्यूजन ना हो। तो ऋण 7/11 और धन 3/11। अब देखिए हर दोनों का समान है तो दोनों के बटे 11 लिख देंगे, यहाँ ऋण 7 है और ये धन 3 है, ऋण 7 में 3 जुड़ेगा, ऋण 4 बचेगा और बटे 11, ऋण 4/11 उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है ऋण 5/8 से ऋण 5/12 घटाइए। ऋण 5/8 में से घटाना है ऋण 5/12। ठीक, तो घटा लेंगे। अब यहाँ पे पहले क्या करेंगे, हर समान करेंगे तो 24 हो जाएगा,
एलसीएम 8 त्रिक 24 होता है, तो 3 का गुणा हो जाएगा, हो जाएगा -15। और यहाँ पे देखिए जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये धनात्मक हो जाएगा, ऋण का गुणा ऋण में होगा, धन हो जाएगा। और 12 दूनी 24 होता है, तो 2 का गुणा हो जाएगा 10, और ये कितना आ जाएगा, ऋण 5/24। यही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 80। ऋण 22/3 को 27/88 से गुणा करिए। तो लिख लीजिए ऋण 22/3 गुणे 27/88। तो 22 से काटेंगे 88 को, 4 बार में कट जाएगा और ये 1 बार में। ऊपर बचा है ऋण 1 गुणे 27 और नीचे बचा हुआ है 3 गुणे 4। 3 गुणे 4 बचा हुआ है। अब इस 3 से 27 को काट सकते हैं, 9 बचेगा। तो ये ऋण 1 गुणे 9 हो जाएगा, तो ऋण 9 और बटे में 4, ऋण 9/4, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 81। 11x धन 24 बराबर 46, तो हल कीजिए। अब देखिए 11x धन 24 को उधर भेजिए, क्योंकि हम कांस्टेंट को एक तरफ करेंगे। अब 11x बराबर क्या हो जाएगा, 24 घटा लीजिए, तो 2 और 2 22, x बराबर हो जाएगा 22/11, यानी कि x बराबर 2 आ जाएगा। यही x का मान हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 82। योगात्मक तत्समक क्या है, उदाहरण सहित बताइए। तो शून्य को योगात्मक तत्समक कहते हैं, क्योंकि किसी संख्या में यदि शून्य को जोड़ा जाए तो शेषफल वही संख्या होता है। तो किसी संख्या में अगर शून्य को जोड़ दिया जाए तो वही संख्या हमको प्राप्त होती है। जैसे 7 में शून्य जोड़ेंगे तो 7 ही मिलेगा, अतः शून्य को योगात्मक तत्समक कहते हैं। योग का तत्समक वह होगा जो किसी संख्या में जोड़ा जाएगा और उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम किसी संख्या में जोड़ें और उस संख्या के मान में परिवर्तन ना हो? ऐसी संख्या शून्य है। तो शून्य ही एकमात्र योगात्मक तत्समक का जहां पे बात आएगा वह शून्य होगा। ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 83 है। किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, उदाहरण सहित बताइए। अब यहाँ पे योगात्मक प्रतिलोम क्या है ये पूछ रहा है। प्रत्येक पूर्णांक के लिए एक ऐसा पूर्णांक होता है जिसे दिए गए पूर्णांक में जोड़ने पर योगफल शून्य होता है। ऐसे पूर्णांक योगात्मक प्रतिलोम कहा जाता है। अब योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, यहाँ परिभाषा से आप समझ पा रहे होंगे। किसी संख्या में हम वह संख्या जोड़ दें, किसी संख्या में अगर हम उसी संख्या के योगात्मक प्रतिलोम को जोड़ देते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जैसे अभी 12 है, तो 12 में मान लेते हैं इसका योगात्मक प्रतिलोम x है, तो अगर x जोड़ेंगे तो इसका मान शून्य के बराबर हो जाना चाहिए। तो अब x का मान क्या हो जाएगा, शून्य उधर है, तो शून्य -12, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, -12। यानी कि किसी भी संख्या का, जैसे a है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -a। ठीक है, तो ये योगात्मक प्रतिलोम आप समझ गए, क्योंकि a में -a जब जुड़ेगा तो उसका मान जो आ जाएगा वह शून्य हो जाएगा। मतलब किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होता है जिसको उस संख्या में अगर जोड़ दिया जाए तो उसका मान शून्य हो जाए। ठीक, इसके यहाँ उदाहरण आपने देखा, मैंने बताया ही। अब इसके बाद देखिए, आपने देखा था योगात्मक तत्समक। अब गुणात्मक तत्समक क्या होता है। जैसे योगात्मक तत्समक में हमने क्या देखा था कि वह संख्या होती है जिसको किसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। इसी तरीके से गुणात्मक तत्समक भी होता है कि किसी पूर्णांक में अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो पूर्णांक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतः 1 जो होता है वह गुणात्मक तत्समक होता है। 1 आपका गुणात्मक तत्समक होता है और 0 जो होता है योगात्मक तत्समक होता है। अतएव 17 किसी भी पूर्णांक का गुणात्मक तत्समक कहलाता है। अतः 1 किसी भी पूर्णांक का गुणात्मक तत्समक कहलाता है। जैसे 17 गुणे 1 बराबर 17। गुणात्मक तत्समक क्या होता है, 1। इसके बाद देखिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो उसे हम प्रत्येक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। ठीक है, उसमें से प्रत्येक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम होता है।
जैसे 3/5 है और 5/3 है, इन दोनों का अगर गुणा किया जाए तो मान क्या आता है 1। तो 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 5/3 और 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 3/5। ठीक, तो गुणात्मक प्रतिलोम समझ पा रहे होंगे आप। अगर कोई संख्या a है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 1/a, क्योंकि दोनों का गुणा करेंगे a गुणे 1/a करेंगे तो मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, तो आप धनात्मक प्रतिलोम समझ गए, गुणात्मक प्रतिलोम आप समझ गए, धनात्मक तत्समक आप समझ गए और गुणात्मक तत्समक आप समझ गए। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 86 है, x-4 गुणे x धन 7 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, गुणा कर देना है। अब देखिए x का गुणा इन दोनों में होगा, फिर -4 का गुणा इन दोनों में होगा। तो x का गुणा पूरा x धन 7 में होगा, हो जाएगा x² धन 7x, फिर -4 का गुणा होगा x धन 7 में, तो -4x -28। अब देखिए 7x -4x बचेगा 3x, तो x² धन 3x -28 ये उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 87 क्या कह रहा है, सर्वसमीका क्या है। तो सर्वसमीका मैंने आपको बताया ऐसा समता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है। जैसे a + b का होल स्क्वायर का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये a² + 2ab + b² होता है, तो ab का कोई भी मान रख दीजिए। इसी तरीके से अगर हम लिखना चाहें तो जैसे 2 गुणे x धन 1 और बराबर लिख सकते हैं 2x धन 2। ये भी क्या है, ये भी एक सर्वसमीका है। x का कोई मान आप रख दोगे, 1 रखोगे तो भी दोनों पक्ष बराबर आएंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, x का मान कुछ भी रख दीजिए, दोनों पक्ष का जो मान आएगा वह बराबर आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए अगला ही प्रश्न यही दिया हुआ है, 2 × x + 1 बराबर 2x धन 2 सर्वसमीका है अथवा नहीं, ये आपको निकालना है। तो ये निकालने के लिए बस आप जैसे एक घात का यह समीकरण है, x की घात 1 है, तो अगर सर्वसमीका नहीं होगा तो x के केवल एक मान के लिए यह जो दोनों पक्ष बराबर होंगे, लेकिन अगर 2 या उससे अधिक मान के लिए दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं तो ये सर्वसमीका होगा। तो पहले x का मान 1 रखेंगे तो दोनों पक्षों में 4 मिलेगा, और x का मान 2 रखेंगे तो दोनों पक्षों में 6 मिलेगा, यानी कि यह दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं x के एक से अधिक मान के लिए, तो यह क्या होगा, यह सर्वसमीका होगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, 89 सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके 51 का वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए 51 का वर्ग लिखा है, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 50 धन 1, 51 को लिख सकते हैं और स्क्वायर। अब देखिए किस फॉर्म में आ गया, a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, और a की जगह है 50 और b की जगह है 1। ठीक, और ये बराबर किसके होता है, a का स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर इंटू 2 × a 50 × b 1 और फिर 1 का स्क्वायर। ये देखिए कितना हो जाएगा, 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500 और धन ये 2 गुणे 50 100 हो जाएगा और 1, ये हो जाएगा 2601। पूरा जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2601 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं, 2601 मिल जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 90, 3y - 7 = 2 को हल कीजिए। तो आसानी से 3y - 7 उधर जाएगा तो 9 हो जाएगा, और y बराबर 9/3 और y बराबर 3 आ जाएगा। तो इसी तरीके से इसको आसानी से हल कर लीजिए। इसके बाद देखिए अगला है, व्यंजक x² - 9 बटे x³ - 27 का सरलतम रूप लिखिए। तो x² - 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और x³ - 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, a² - b² होता है एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b, और a³ - b³ होता है एक ब्रैकेट में a - b और दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, ये होता है a³ - b³। तो यहीं पे ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x धन 3 और दूसरे ब्रैकेट में गुणे में x - 3, और फिर a³ - b³ का फॉर्मूला लगाएंगे तो a की जगह x और b की जगह है 3, तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में x - 3 और दूसरे ब्रैकेट में
एक्स का स्क्वायर धन 3x धन 9। अब देखिए x-3 ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर x+3 नीचे बचा है x² + 3x + 9, यही सरलतम रूप हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 92, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं, एक्स गुणे वाई, वाई जेड को वाई गुणे जेड और एक्स जेड एक्स को जेड गुणे एक्स। अब लघुत्तम समापवर्त में जैसे एक्स आ रहा है तो एक्स की अधिकतम घात कहाँ पे आ रही है, तो एक्स की जो अधिकतम घात होगी उसी को लिखा जाएगा। ठीक है, तो x की अधिकतम घात जो है वह x है, x की अधिकतम घात x है तो x लिख देंगे, और y की अधिकतम घात आप देखिए तो y ही है, और z की अधिकतम घात z है। तो लासा जो आएगा x इंटू वाई इंटू जेड आएगा, ना कि यहाँ पे जो आपको लिख के दिया गया है x² y² z², ये गलत है। लघुत्तम समापवर्त्य होता है मतलब छोटा सा छोटा संख्या जो इससे इन तीनों से कट जाए। अब एक्स वाई से देखेंगे तो आप ये एक्स वाई जेड कट जाएगा, और वाई जेड से देखेंगे तो भी कट जाएगा, और जेड एक्स से देखेंगे तो भी कट जाएगा। कटेगा तो ये भी, लेकिन लघुत्तम नहीं है, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लासा एक्स वाई जेड आएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 93, 56x⁵ y³ में 14x² x y² से भाग दीजिए। तो ऊपर लिख दीजिए 56x⁵5 y⁵3 गुणे z, और बटे में है x 14x y²। तो देखिए y² से कटेगा y³ की घात, जैसे बटे में जो घात है, जैसे अब सुनिए, जैसे 14 से हम काटेंगे 56 को तो 4 बार में कट जाएगा। इसी तरीके से अब जो बटे में x है वह ऊपर जा करके घात को घटा देता है। जैसे x के घाते ऊपर 5 है और नीचे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। अब ये ऊपर जाएगा तो x के घाते 5 माइनस 1 हो जाएगा, यानी x के घाते 4 बचेगा, x के घाते 4 बचेगा। और यहाँ पे देखिए y² है, ऊपर जाएगा क्यूब में से घट जाएगा तो y के घाते 1 बचेगा। तो इसी तरीके से, और z तो ऊपर है ही, तो ये हो जाएगा 4x⁴ और इंटू y के घाते 1, और z तो है ही, तो ये आपका भागफल हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 94, उदाहरण देखकर दिखाइए कि धन पूर्णांकों में योग की संक्रिया योग पर वितरित नहीं होती है। मतलब कि अगर किसी को पहले जोड़ा जाए, किसी को बाद में जोड़ा जाए। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जैसे आप कहीं पे लिखा है 2 और ब्रैकेट में लिखा है 3 धन 7, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 2 गुणे 3 धन 2 गुणे 7, ये ब्रैकेट खोल के इतना लिखते हैं। लेकिन यहीं पे अगर 2 धन ब्रैकेट में 3 धन 7 होता तो इसको हम लोग लिखते हैं 2 धन 3 धन 7। ऐसा नहीं लिखते हैं कि 2 धन 3 फिर धन 2 धन 7, ऐसा तो नहीं लिखते हैं ब्रैकेट खोल के। तो यही आपसे कह रहा है कि उदाहरण देकर के दिखाइए कि धन पूर्णांकों में योग की संक्रिया योग पर वितरित नहीं होती है। तो कहीं पे अगर ऐसा करना हो 4 धन 6 धन 2, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 4 और 6 और 2 जुड़ जाएगा 8, तो ये कितना आ जाएगा 12। अब इसी 4 का एक बार जोड़िए 6 में, एक बार जोड़िए 2 में, वितरण करिए तो 4 धन 6 लिखेंगे, धन 4 धन 2 लिखेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, जो कि दोनों मान आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसी से प्रूफ होता है कि धन पूर्णांकों में योग संक्रिया योग पर वितरित नहीं होती है। ठीक, अर्थात योग की संक्रिया योग पर वितरित नहीं होती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में धन पूर्णांकों को बताइए। कौन सी संख्या धन पूर्णांक है यह आपको बताना है। यहाँ कुछ संख्याएं दी गई हैं। अब ऋण 5 तो धनात्मक है ही नहीं, तो धन पूर्णांक क्या। अब 4/3 एक भिन्न है, धन पूर्णांक तो है नहीं। अब 4 में से 8 घटेगा तो ऋण 4 आएगा, ये भी धन पूर्णांक नहीं। 4 8 में 2 से भाग जाएगा तो उत्तर आएगा 4,
तो ये 8/2 जो है वह धन पूर्णांक है। 2 गुणे 6 12 आएगा, ये भी धन पूर्णांक है। √2 जो है वह धन पूर्णांक नहीं है, और ऋण 2 गुणे ऋण 6 ऋण ऋण धन हो जाएगा और ये आ जाएगा धन 12, यानी कि ये भी धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों आपको धनात्मक पूर्णांक मिल जाएंगे और बाकी सब धनात्मक पूर्णांक नहीं है। यहाँ पे 95 प्रश्न दिए थे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में, सभी प्रश्न यहाँ पे मैंने करा दिए हैं। उम्मीद है कि सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। कहीं भी किसी भी प्रश्न में अगर आपको दिक्कत लग रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, कम से कम 5 मित्रों में शेयर करिए ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए और सभी लोग आसानी से इसी तरीके से पढ़ पाएं। कमेंट करिए कैसा लगा क्लास आपको, कहीं दिक्कत हो कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी विषय आपको पढ़ाए गए हैं चैनल पे, सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से पढ़िए। और कम समय में बेहतर तैयारी के लिए आपको ऐप का लिंक नीचे दिया गया है, वहां से आप पढ़ाई करिए। वहां से आप पढ़ाई करेंगे तो आप कम समय में बेहतर पढ़ पाएंगे, और वहां पे सारी सुविधाएं आपको चैप्टर वाइज सभी क्लासेस मिलेंगी हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से, और टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगा। हैंड रिटन नोट्स का आपको पीडीएफ मिलेगा हर एक विषय का कोर्स में, और साथ ही साथ आपको राजन पवन सीरीज पूरा सॉल्व कराया ही जा रहा है, उसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मास्टर क्लास और डाउट सेशन, ये सारी चीजें आपको ऐप में मिलेंगी। तो इस तरीके से आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न तक समाप्त हो गया। अब लघु उत्तरीय प्रश्न अगर आपको पढ़ना होगा तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप लोग कर डालिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।